Okay, so the next thing is why biodiversity is important for us. Okay, so when we talk about the biodiversity, okay, you must know everything on this earth, okay, lives in a specific ecosystem, which is the part of your life, whether it is animals, whether it is plants, or whether it is humans. Okay, every species of vegetation, okay, and each creature on this earth have a role to play in the life cycle. Okay, plants, animals, insects, they all interact with each other. Okay, and when they are interacting with each other, they are offering for goods to each other like food, shelter, oxygen, soil enrichment, like these properties. ओके, सो सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो इकोसिस्टम हमने पढ़ा था, ठीक है, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स हैं हमारी लाइफ के अर्थ के ऊपर। तो हर एक इकोसिस्टम का एक अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जब हम इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये इकोसिस्टम सबको इंक्लूड करता है, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, चाहे इंसेक्ट्स हो। और जब ये प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस एक दूसरे के साथ आते हैं तो ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक या दूसरे तरीके से, जैसे कि फूड के तौर पे, शेल्टर के तौर पे, ऑक्सीजन के तौर पे और सॉइल एनरिचमेंट के तौर पे। ओके, सो जब हम कहते हैं डाइवर्सिटी तो उसको मेंटेन करना भी हमारी ही जो है एसेंशियलिटी है। सो मेंटेन करना इस वैरायटी को, स्पीशीज की, ठीक है, हर एक इकोसिस्टम के अंदर ये इसलिए जरूरी है ताकि हम सस्टेनेबिलिटी को बना के रखें। ओके, 1992 क्या जो बेस्ट सेलर था द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जिसको लिखा था कि फेम्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट एडवर्ड ओ विल्सन, ठीक है। तो वो जो बुक थी, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है जब हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं और उसके थ्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं और उसके थ्रेट्स जो ह्यूमैनिटी के लिए हैं उनको जानना चाहते हैं। रीजन है इस बुक को बेस्ट सेलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एडवर्ड ओ विल्सन को कहा जाता है फादर ऑफ बायो डाइवर्सिटी। ओके, अब ये नाम याद रखना। ओके एवरीवन, यस सर। ये नाम सब लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि मे भी कई बार क्वेश्चन पेपर्स में आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो सबसे पहले आती है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसमें आ जाती हैं डिफरेंट हैबिटेट्स, नाइट्स एंड स्पीशीज की इंटरेक्शन। देन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसमें क्या आ जाता है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म और उनका दूसरी स्पीशीज के साथ रिलेशनशिप। एंड तीसरा आ जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, अलग जीन्स, ठीक है, और उनका कॉम्बिनेशन विद इन द पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ही देखें तो पहले है इकोसिस्टम, तो यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है सिर्फ और सिर्फ जो है एक इकोसिस्टम को, आसपास का एरिया, जंगल भी है, उपजाऊ मिट्टी भी है, पानी भी है। दूसरे में दिखा दिया गया स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज इसी जंगल के अंदर एक ही जगह के ऊपर। और तीसरा दिखा दिया गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर आपको पता हो तो
जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें कई वेरिएशंस होती हैं जीन्स के हिसाब से, जिससे कि हम उनको अलग अलग नाम से पहचानते हैं। ठीक है, तो वो हो गई इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो पहली आ गई कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है उसको कहा जाता है जहां पे 3 जो है लेवल्स आते हैं, जिसमें क्या आता है, इकोसिस्टम का लेवल आता है 3 पर्सपेक्टिव्स के साथ, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा एंड गामा। तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है विद इन द कम्युनिटी। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है ऑर्गेनिजम्स जो सेम कम्युनिटी या हैबिटेट को शेयर करते हैं। बीटा का मतलब है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 हैबिटेट्स को शेयर करते हैं। और गामा का मतलब है कि जो पूरे के पूरे लैंडस्केप या ज्योग्राफिकल एरिया को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इकोसिस्टम को कर सकते हैं। ठीक है, फिर आती है स्पीशीज की डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक रीजन के अंदर स्पीशीज का अलग अलग स्पीशीज का प्रेजेंट। ओके, इसका मतलब होता है कि इन कॉर्पोरेशन बिटवीन द स्पीशीज नंबर एंड एरिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, मगर ये ज्यादा यूजफुल होंगी, ठीक है, जिन वैल्यू के हिसाब से एज पर देयर रिचनेस, एज कंपेयर टू देयर रिचनेस। जैसे कि फ्लावर्स, एक ही जगह पे आपको कई अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, ये लेवल जो है बायोडाइवर्सिटी का उसमें आता है टोटली सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरी कर सकती है एक से दूसरे के अंदर। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें, ठीक है, तो हमारे अंदर ही जेनेटिकली बहुत सी डिफरेंसेस देखने को मिल जाती है अकॉर्डिंग टू दी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगर हम बात करें पंजाब के बंदों की तो वो दिखने में अलग होंगे साउथ के बंदों से, या नॉर्थ ईस्ट के बंदों से, या नॉर्थ वेस्ट के बंदों से। जहाँ इंडिया के पर्सन्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे देखने में, अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करें ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन्स, कैनेडियन, कहीं से, या चाइनीज या जापानीज। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर अपनी जेनेटिक वेरिएबिलिटीज प्रेजेंट है, द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एक कन्वेंशन हुई थी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 1992 की, जिसमें था मेन टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें जो था मेनली क्या डिफाइन किया गया था कि ह्यूमंस की मैनेजमेंट बायोस्फीयर को यूज करने की, ताकि इसको ग्रेटेस्ट बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन उस बेनिफिट को भी ले सके। सो इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में किया गया था, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सिटू में आ गया था लेक्स या ग्रोव्स। ठीक है, बायोस्फीयर्स, मैरीन हो या टेरेस्ट्रियल्स हो, एंड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक्स सिटू में आ गया था होम गार्डन्स, सीड बैंक्स, जीन बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशंस,
जहाँ बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन्स एंड एक्वेरियम। ओके, इन सिटू कंजर्वेशन में क्या था, इसका सिंपल मतलब था कि स्पीशीज की कंजर्वेशन उनके नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर या मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर। जैसे कि अगर आप जापान में चले जाओ, वहां पे कई ऐसे जो है उन्होंने जगह बनाई हुई है जहां पे उन्होंने ऐसा जो है सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, इकोसिस्टम बिल्डिंग्स के अंदर ही क्रिएट किया हुआ कि जैसे वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, जस्ट टू प्रिजर्व द स्पीशीज। ओके, ये जो स्ट्रेटजीज हैं उनका मेन गोल क्या है कि प्रोटेक्टेड एरिया बना के रखना ताकि स्पीशीज को मेंटेन रखा जा सके। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है, वो लैंड्स या सी एरियाज जिनको हम स्पेशली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं क्योंकि वो क्या है इस टाइम एंडेंजर्ड है। ओके, कई स्पीशीज की कैटेगरीज हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की, ठीक है, जिनको अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से यूज किया जाता है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स जहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 80 नेशनल पार्क्स और 420 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, ठीक है, वो हमारी कंट्री के अंदर ही जो है उनको प्रिजर्व करने या कंजर्व करने में किया जा रहा है। इनमें जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क है, वो पहला नेशनल पार्क था जिसको इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था ताकि कंजर्वेशन का काम किया जा सके। कोई कभी गया है जिम कॉर्बेट आप में से, या कभी सुना है किसी ने जिम कॉर्बेट के लिए? एनीवन? No, sir. ओके, सो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? बता सकता है आप चारों में से कोई? नो। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व्स की एग्जांपल क्या है? नीलगिरी जो कि 5520 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, नंदा देवी, मानस, गल्फ ऑफ मानर, निकोबार एंड पंचमारी, ये कुछ मेन एग्जांपल्स हैं नेशनल पार्क्स की इंडिया में। काजीरंगा, गिर नेशनल पार्क, पेरियार, शिक्षा, ये एग्जांपल्स हैं वाइल्ड सेंचुरीज की, ठीक है। इनके अलावा और क्या है? घाना बर्ड सेंचुरीज, हजारीबाग सेंचुरीज, अबोहर वाइल्ड सेंचुरीज, जलदापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मुदामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, बेसिकली नेशनल पार्क्स का मतलब होता है वो जिनके अंदर हर तरीके के एनिमल्स जो है जंगल के हिसाब से घूमते हैं। सेंचुरीज होती हैं जिनमें उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, जैसे स्पेशली बर्ड सेंचुरीज होती है। एक्स सिटू कंजर्वेशन जो होती है, ठीक है, ये कंजर्वेशन होती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स की, जैसे कि जीन्स को सेव करके रखना उन स्पीशीज के जो एंडेंजर्ड है मगर उनके हैबिटेट के बाहर। ओके, इसमें क्या आएगा? मेंटेनेंस भी उन चीजों की और ब्रीडिंग भी उनकी जो एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, ठीक है। जैसे कि जूज हो गए,
बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, एक्वेरियाज हो गए, नर्सरीज हो गई, डीएनए बैंक हो गए, सीड बैंक्स हो गए, जीन बैंक्स हो गए। ठीक है, सो टोटल 1500 बोटेनिकल गार्डन्स हैं वर्ल्ड में, जिसमें 80,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं प्लांट्स की। ओके, वर्ल्ड में 800 जूज हैं, जिसमें 3000 स्पीशीज हैं मैमल्स की, बर्ड्स की, रिप्टाइल्स की एंड एम्फीबियंस की। इंडिया में ही कई जीन बैंक्स हैं जिसको यूज किया जाता है किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली, ये सबसे मेन है प्लांट्स की कंजर्वेशन के लिए। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और उनकी वैरायटीज जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सीड के हिसाब से। मतलब उनके सीड को या उनके पोलन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में रख के सेव रखा जाता है। नेशनल फैसिलिटी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर रेस्पिरेटरी NFPTCR, ये भी कहाँ पे है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के कैंपस न्यू दिल्ली में। इनका मेन मोटिव था उन प्लांट्स को सेव करके रखना या ट्रीज को सेव करके रखना जो एंडेंजर्ड है। ओके, सो गोल क्या है कंजर्वेशन का? कंजर्वेशन जो है वो ऐसे एफर्ट्स हैं जो हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को सेव करने के लिए, जस्ट हर एक सिंगल स्पीशीज को सेव करने के लिए उठाए जा रहे हैं। ओके, कंजर्वेशन चैलेंजेस क्या आते हैं? ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर के लिए, ठीक है, हमें पीपल्स की जरूरत है। ठीक है, ताकि वो भी इसमें इंक्लूड हो सके। ओके, मगर इसमें सॉलिड रिसर्च की जरूरत होती है। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन होती कैसे है? कई एफर्ट्स जो हैं इस टाइम चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ताकि बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोका जा सके जो नेचुरल है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए गए हैं, जिनमें कई हैं नेशनल पार्क्स, नेचुरल रिजर्व्स। ठीक है, जैसे कि येलोस्टोन नेशनल पार्क। यहाँ पे टोटल 7% जो है वर्ल्ड का जो लैंड है, ठीक है, उसमें किसी ना किसी तरह की कंजर्वेशन के लिए उसको रिजर्व रखा गया है। ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशन है वो बायोस्फीयर या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को खुद अपनी तरफ से सपोर्ट करता है। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन